हेलो नमस्कार। कैसे हैं भी आप सब लोग। करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। और अपनी क्लास आप जानते ही हो, हम क्लास लेते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पार्ट बी की क्लास होती है स्पेशल, ये जिससे हम 1000 प्रश्नों को एग्ज़ाम तक पढ़ने वाले हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर है ना, हम पॉलिटी और योजनाओं को भी स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और अपनी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कर्तव्य अन्य नगरपालिका कर्तव्य में शामिल नहीं है। यानी आपको क्या चीज़ बतानी है, अन्य नगरपालिका के कर्तव्य बतानी है। पहली चीज़ तो ये बात ये है, ठीक है, क्या बतानी है आपको, अन्य नगरपालिका कर्तव्य। अन्य नगरपालिका कर्तव्य जो हैं वो कौन सी धारा में है, तो आप ये भी याद रखना, अन्य नगरपालिका कर्तव्य है ये धारा 46 में है। कौन सी धारा में है भाई, अन्य नगरपालिका कर्तव्य धारा 46 में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा धारा 46 में नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, क्या ये बात धारा 46 में लिखी हुई है क्या, पर्यावरण संरक्षण। बिल्कुल, ये धारा 46 में लिखी हुई है, अन्य नगरपालिका कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। दूसरा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अन्य नगरपालिका कर्तव्य में भी इसकी बात की गई है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की। तीसरा है सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में, ये भी बात सही है, सामुदायिक स्वच्छता की भी बात आपके अन्य नगरपालिका कर्तव्य में की गई है। चौथा है उपयुक्त सभी शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है कि उपयुक्त सभी क्या है आपके धारा 46 में शामिल है। और क्या क्या चीज़ धारा 46 में शामिल है तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ और 2 चीज़ रहेगी, शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र, शिक्षा और संस्कृति ये भी आपका अन्य नगरपालिका कर्तव्य में शामिल होता है, और लोक कल्याण ये भी आपका अन्य नगरपालिका कर्तव्य में शामिल होता है। तो याद रखना, अन्य नगरपालिका कर्तव्य कौन सी धारा में है, धारा 46 में है। अन्य नगरपालिका कर्तव्य में किस किस की बात की गई है, अन्य नगरपालिका कर्तव्य में आपके पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात की गई है, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र की बात की गई है, संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है, लोक कल्याण की बात की गई है। और इसी के साथ अपना आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इससे पहले आपको मैं एक ज़रूरी चीज़ बता दूं, क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करो आप, ठीक है ना। आप कमेंट करते हो ना तो मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई, धारा 45 मुख्य नगरपालिका कर्तव्य, बिल्कुल सही बात है, धारा 45 में मुख्य नगरपालिका कर्तव्यों की बात हुई है, ठीक है। धारा 48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य, क्या ये बात सही है, धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य हैं, बिल्कुल सही बात है, धारा 48 में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों की बात है। फिर कहते हैं धारा 50 कार्यभार सौंपना, बिल्कुल सही बात है, धारा 50 में कार्यभार सौंपना है। फिर है धारा 42, धारा 42 में लिखा है क्या, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता अयोग्यता, ये गलत है, धारा 42 में ये नहीं है। धारा 42 में लिखा है कि एक साथ 2 पद धारण करने संबंधी निषेध प्रावधान है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। धारा 42 में क्या लिखा हुआ है, धारा 42 में लिखा हुआ है एक साथ 2 पद धारण करने संबंधी निषेध प्रावधान है, ठीक है ना। यानी आपका नगरपालिका सदस्य है वो एमएलए या एमपी नहीं बन सकता, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि नगरपालिका का सदस्य भी है और एमएलए और एमपी भी बन गया, दोनों पद धारण है। या ऐसा नहीं है कि वो आपका एमएलए या एमपी और नगरपालिका का सदस्य भी बन गया, ऐसे नहीं है। उसको एक पद ही धारण करना पड़ेगा, दूसरा छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ता है, अगर वो ऐसा सदस्य अगर पद नहीं छोड़ता है तो 14 दिवस की जो समाप्ति पर्व है ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना आप। तो इसके हिसाब से ये प्रश्न हो गया अपना कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कर्तव्य अध्यक्ष के हैं। यानी आपको अध्यक्ष के कर्तव्य बताने हैं, और अध्यक्ष के कर्तव्य कौन सी धारा में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य आपके धारा 48 में। पहली बात आपको ये याद रखनी है,
आपको अध्यक्ष की क्या बताने, अध्यक्ष के करते हुए बताने। और ये जो अध्यक्ष के करते हुए ये कौन सी धारा में है, आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते हुए धारा 48 में है। तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से करते हुए अध्यक्ष के हैं। नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना, क्या ये बात सही है? नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करता है। बैठकों की अध्यक्षता करना, क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर है बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना, बिल्कुल सही बात है। बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना ये भी काम आपके नगर पालिका अध्यक्ष का है। तो इस हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये काम भी क्या नगर पालिका अध्यक्ष का है? बिल्कुल, ये काम भी नगर पालिका के अध्यक्ष का है। तीसरा कथन है ए व बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों सही है। तीसरा कथन है ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो उपाध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे, मतलब ये कहता है कि अध्यक्ष को वो काम भी करने पड़ेंगे जो उपाध्यक्ष उसे सौंपेगा। अच्छा, बड़े वाले को कोई छोटे वाला काम सौंप सकता है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, यानी ए व बी दोनों सही है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को काम सौंप सकता है कि भाई तुम्हें ये भी काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इस हिसाब से ये प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट। और आपको समझ में भी आ गया, नगर पालिका अध्यक्ष के ये काम होते हैं, नगर पालिका की बैठकें आयोजित करेगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, बैठकों के कार्य संचालन को विनियमित करेगा, नगर पालिका की वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर भी निगरानी रखता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अपना अगला प्रश्न क्या है, नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? पहली बात तो अभिलेख होते क्या है? अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होते हैं। उन अभिलेखों या रिकॉर्डों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? पहला कथन है नगर पालिका अध्यक्ष की, गलत। उपाध्यक्ष की, गलत। सदस्यों की, गलत। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की, बिल्कुल ये बात सही है। आपके नगर पालिका के जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनकी अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी होती है आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आपकी होती है, वो ईओ की होती है। ठीक है ना, नगर पालिका के आपके जितने भी अभिलेख रिकॉर्ड हैं उनको कौन रखेगा, रख रखाव उनका कौन करेगा? आप सब लोग करोगे, क्योंकि आप ईओ की तैयारी कर रहे हो और आप ही सिलेक्ट होगे, क्योंकि आप ही पार्ट बी पढ़ रहे हो। जो पार्ट बी अच्छे तरीके से पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा। और नगर पालिका के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको कौन रख रखाव करेगा? आप सब लोग करोगे। ठीक है, खुश हो गए आप सब लोग? ठीक है, तो ज़बरदस्त पढ़ते रहिए, आप जरूर नगर पालिका अधिकारी बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आप में से कोई बताएगा मेरे को कि ये जो नगर पालिका के सभी अभिलेख हैं, इनकी रक्षा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य कौन सी धारा में है? वेरी गुड, ये आपके हैं धारा 39 में, धारा 39 में। याद रह जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो ये कौन सी धारा में है भाई? ये आपकी धारा 48 में है, सॉरी धारा 49 में है, नगर पालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अपना अगला प्रश्न कहता है कि नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाही या संकल्प अधिनियम के उपबंधों से असंगत है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कितने दिनों के अंदर राज्य सरकार या उसके निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सूचित करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति, नगर पालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाही तो कितने दिनों के अंदर राज्य सरकार या अधिकारी को सूचित करेगा भाई? फटाफट से इसका आंसर करें भाई। 7 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर करेगा? 7 दिनों के अंदर करेगा, 7 दिनों के अंदर करेगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? कितने दिनों के अंदर करेगा? तो ये काम करेगा वो 7 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर?
7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ऐसे काम करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अपना अगला प्रश्न क्या कहता है कि विसम्मत का टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार को अंतरिम या अंतिम आदेश कितने दिनों के भीतर पारित करना होता है? कोई बताएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए है, 30 दिनों के भीतर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपके 30 दिनों के भीतर। सही आंसर क्या है? 30 दिनों के भीतर करना पड़ेगा। कितने दिनों के भीतर करना? 30 दिनों के भीतर करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के भीतर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि अध्यक्ष की छुट्टी या अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन कौन करेगा? या आप बताओ, अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा तो अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है भाई? उपाध्यक्ष ही तो करता है। तो इस हिसाब से अपना सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 48 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो अध्यक्ष की छुट्टी या अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि धारा 48 में अध्यक्ष और आपकी उपाध्यक्ष के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। ठीक है ना? उपाध्यक्ष होता है ना, वो ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो उसे अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करता है वो करता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन जो अध्यक्ष में निहित हो वो सब काम करता है, वो सब काम करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? और अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि धारा 50 के तहत कार्यभार सौंपने के तहत असत्य कथन होगा। आपको असत्य कथन बताना है धारा 50 के अंतर्गत। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ भाई। ज़रूरी चीज़ ये है कि इससे पहले हमारी 5-6 क्लास हो चुकी है, उन क्लास को देखना ज़रूर है। ठीक है ना? उन क्लास को देखना ज़रूर है। और मान लो आपने अभी तक नगरपालिका अधिनियम को पढ़ा ही नहीं है, आप बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, तो भी इन क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ें और बीच बीच में मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ वो आप याद रखें। ठीक है ना? इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इन क्लासों से लगभग प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। जिस दिन आपके एग्ज़ाम होगा उस दिन शाम को हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा जो अपनी क्लास से आया होगा। ठीक है ना? तो आपको ये सारी क्लास अच्छे तरीके से लगानी है और क्लासों को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है ना? क्लासों को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको क्लास कैसी लगती है ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। धारा 50 के तहत कार्यभार सौंपने के तहत असत्य कथन होगा। कार्यभार सौंपने के तहत असत्य कथन होगा, आपको ये बताना है। तो ये बताना है तो बताएंगे। तो पहला कथन क्या है? किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को अथवा उसके अनुपस्थिति उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। सदस्य का जो कार्यभार होता है ना वो अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जा सकता है। ये बात धारा 50 में लिखी हुई है और आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये बात धारा 50 में लिखी हुई है और आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, फिर कथन बी क्या कहता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है कार्यभार। अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो उसका कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। ये भी बात सही है, यानी ए व बी दोनों सही है। ठीक है ना? ए व बी दोनों सही है।
इसका 49 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों सही है। डी क्वेश्चन क्या, ये डी ऑप्शन कहता है यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो कार्यभार किसी भी वर्ग के उपाध्यक्ष या सदस्य को सौंपा जा सकता है। क्या बात सही है? ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। अगर अध्यक्ष आपके आरक्षित वर्ग का है ना, तो कार्यभार भी हमें क्या है, आरक्षित वर्ग के ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सौंपना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। कार्यभार भी फिर उन्हीं को सौंपना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। धारा 50 में है कार्यभार सौंपना, यानी अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार किसे सौंपता है? अध्यक्ष आपका कार्यभार सौंपेगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। अध्यक्ष अपना कार्यभार किसे सौंपेगा? अध्यक्ष अपना कार्यभार सौंपता है उपाध्यक्ष को, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कार्यभार तो अन्य किसी भी सदस्य को सौंपा जा सकता है, ठीक है। सदस्य का कार्यभार किसको सौंपा जा सकता है? अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को। और इसके साथ ही खास चीज़ आपको याद रखनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कार्यभार हम 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं सौंप सकते। ओके, ऐसा कार्यभार हम 60 दिन से अधिक की अवधि तक नहीं सौंप सकते, ठीक है। 60 दिन से अधिक की अवधि तक नहीं सौंप सकते, ये अपनी धारा 50 में लिखा हुआ है। देखो हमने करते करते धारा 50 पढ़ ली, ठीक है ना। धारा 50 तक हम पढ़ चुके हैं, धारा 50 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। धारा 50, धारा 3 से 50 कौन से अध्याय में है? धारा 3 से 50 कौन से अध्याय में है? धारा 3 से 50 अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में क्या लिखा है? नगर पालिका का गठन एवं शासन। अध्याय 2 में लिखा है नगर पालिका का गठन एवं शासन, और इसमें धारा 3 से 50 तक आती है। लास्ट वाली ये 10 धारा है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है ना। और आपके 45 से लेकर के ये 50 तक जो धारा है वो तो बहुत ही ईजी है, वो तो बहुत ही ईजी है, आपको याद भी हो जाए क्योंकि सीक्वेंस है इनका। इनका क्या है? सीक्वेंस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनका सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है मैं आपको बताता हूँ। धारा जो आपकी 45 है, जो आपकी धारा 45 है, धारा 45 में क्या है? धारा 45 है, इसमें आपके मुख्य नगर पालिका के करते हैं। धारा 45 में आपके मुख्य नगर पालिका के करते हैं। धारा 45 में मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य हैं। धारा 45 में आपके मुख्य नगर पालिका का कर्तव्य हैं। 46 में अन्य नगर पालिका के कर्तव्य हैं। 47 में सरकार द्वारा अनुदेशित कर्तव्य हैं, ठीक है। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य हैं। 49 में मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य हैं। 50 में आपकी कार्यभार सौंपना। देखो कितना इजी सी है, लास्ट वाली ये 5 धारा कितनी इजी है, याद हो जाएगी ना। 45 में क्या है? मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य हैं। 46 में अन्य नगर पालिका कर्तव्य हैं। 47 में सरकार द्वारा समुन्निदेशित कर्तव्य हैं। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य हैं। 49 में आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य हैं। 50 में आपके कार्यभार सौंपना है। 50 में आपके कार्यभार सौंपना है, ठीक है। ऐसे याद रखना, कार्यभार सौंपना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अपना अगला प्रश्न क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये आपको बताना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह है, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 माह है, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। अब बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो गया डी 2 वर्ष। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो जब पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आप याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब पद ग्रहण करते हैं तो हम प्रारंभिक 2 वर्षों तक हम है ना अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ठीक है ना।
अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं ला सकते और अंतिम 1 वर्ष में नहीं ला सकते। अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं ला सकते और अंतिम 1 वर्ष में नहीं ला सकते और एक कार्यकाल में अधिकतम 2 बार लाया जा सकता है। ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आपको कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ। आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है ये प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता, अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना। प्रारंभिक 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता, अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता और एक कार्यकाल में अधिकतम 2 बार लाया जा सकता है। तो इसने बात की है पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पद ग्रहण कर लिया तो उसके 2 वर्ष तक हम क्या है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी, यानी 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। और ये अपनी आज की क्लास का क्या था, अंतिम प्रश्न था और अपनी 50 धारा भी कंप्लीट हो गई। कल हम फिर इससे अगली वाली धाराएं उनको पढ़ेंगे। हमें लगभग एग्ज़ाम से पहले 1000 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। हमें एग्ज़ाम से पहले 1000 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और अपनी सीरीज़ जो है ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। पार्ट बी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। पहले बता देता हूँ मैं, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है इसके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर भी करना है। ओके। और कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर, बाय।